गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप अभिषेक त्रिवेदी के साथ हैं। वेलकम टू माय ई लर्निंग क्लासेस। आज YouTube के माध्यम से फिर से हम एक नए चैप्टर की ओर जाने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सर्च करिए, हैशटैग के साथ अभिषेक त्रिवेदी लिखिए, बिना स्पेस के। मेरा चैनल, मेरे वीडियो सारे आपके सामने होंगे। इसलिए आपको इस चैनल के माध्यम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक काम जरूर करना होगा कि बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरे सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आते हैं हम हमारे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा है। अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब है ना, एक बहुत ही रोमांटिक नेचर पोइट है ना। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को कुकरमाउथ में हुआ था। ये जो कुकरमाउथ है, ये कुंबरलैंड इंग्लैंड में एक, ये जो कह सकते हैं कि लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है इसको, यहाँ पर हुआ था। और 23 अप्रैल 1850 23 अप्रैल 1850 को ये जो इनका जो है देवलोक गमन हो गया था, अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो अल्मा मीटर है, कहा जाए कि इन्होंने कहाँ शिक्षा पाई, तो वो सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने इनकी शिक्षा कंप्लीट की थी। और अगर इनके बारे में और कुछ ऑक्यूपेशन पाया जाए तो ये पोइट हैं। और इनका जो मेन आर्च है वो कह सकते हैं विक्टोरियन एज के हैं ये। इनकी रिलेशनशिप की बात की जाए तो इनके जो फादर हैं वो जॉन वर्ड्सवर्थ हैं। मदर 1778 में इनकी माताजी भी इनको छोड़कर चली गई थी, जिनका जो कह सकते हैं कि जो अन्य थी वह इनकी माताजी थी। और जो इनकी स्पाउस थी वो थी अन्नेटी वॉलन, जिसको एक लड़का था। और इनकी जो कह सकते हैं कि एक पत्नी और भी थी, जिसका नाम था मैरी हर्चिसन। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कैरोलिन, और इनकी एक सिस्टर थी जिसका नाम था डोरोथी। सबसे क्लोज फ्रेंड में अगर इनके बारे में बात की जाए तो सैमुअल टेलर कॉलरिज थे, जो जिनसे कि क्या हुआ था, मेरी हुई थी। इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी सिस्टर से हुई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ से। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर है ना, कौन, डोरोथी, उनसे किसकी शादी हुई थी? सैमुअल टेलर कॉलरिज की शादी हुई थी। ठीक है। इन्होंने इनकी पोयम 1843 टू 50 में डिटेक्शन ऑड में सारा को एड्रेस किया था। ये एक मोटे तौर पर सारी चीजें याद रखने वाली है, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन में पूछी जाती है। हम हमारे चैप्टर की ओर आते हैं। हमारा चैप्टर हमको क्या कहता है, उसकी ओर आज हम पढ़ने वाले देखते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेट एंड सो। ये कवि यहां पर ये कहना चाहता है कि हम भौतिकवादी संसार से ग्रस्त हो चुके हैं, अर्थात हम इस संसार में बहुत ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं, खो चुके हैं। लेट एंड सो, पहले भी और आगे भी, अर्थात हर वक्त हम क्या रहते हैं, खोए हुए ही रहते हैं। ऐसा कवि का यहां पर कहना है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल ले वेस्ट आवर पावर्स। वो कह रहा है कि हम केवल और केवल हमारे फायदे के लिए नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। नेचर को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ले मतलब क्या होता है, धूल में मिलाना, या फिर कह सकते हैं कि उसको वेस्ट कर देना, या फिर कह सकते हैं कि बर्बाद कर देना, है ना, एक तरह से। तो उन शक्तियों को हम क्या कर रहे हैं, अनायास ही बर्बाद कर रहे हैं। जो भगवान ने हमको जो शक्तियां दी है ना, कुछ पाने के लिए जो शक्तियां दी है ना, उनको हम क्या करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम बस कुछ पाने और कुछ खर्च करने में ही अपना जो सारा समय है ना, वो सारा समय केवल मुझे पैसा कमाना है,
और खर्च करना है, केवल इस बारे में ही बात करते हैं और कोई बात नहीं करते, ऐसा कवि का कहना है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। क्या कह रहा है कवि? हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं? हम जो कुछ थोड़ा बहुत इस प्रकृति की ओर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि प्रकृति को हमने कुछ भी नहीं दिया है, प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है ना? और बस ये सब है ना, जो ये सब चीजें हैं, केवल इन चीजों के लिए ही हम जिंदा रह रहे हैं, बस ऐसा है। जबकि होना क्या चाहिए? हमें प्रकृति के लिए जिंदा रहना है। और क्या है इसमें, और क्या बात है? बहुत कुछ है प्रकृति में, कुछ कम बात नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो जिनसे अभी तक हम रहस्यमय ढंग से परिचित नहीं हो सके थे। ऐसा कहीं ना कहीं पोइट का यहाँ पर भाव है। इसीलिए वो कहता है कि लिटिल विज, हमने बहुत थोड़ा कुछ देखा है इन नेचर, प्रकृति के बारे में, दैट इज अवर, जो कि हमने पाया है, जो कि हमारे पास है, परंतु अभी बहुत कुछ बाकी। We have given our hearts away a sordid boon। कुछ मीनिंग्स मेरे नीचे दिए हुए हैं, इनकी ओर थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। ले का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था, सॉर्डिड मतलब होता है घटिया या अनैतिक, बोन अर्थात वरदान। क्या कहना चाह रहा है कवि? कवि कहना चाह रहा है वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे। हमें वास्तविकता में करना क्या चाहिए? हमें जो है हमारा हृदय है ना, इस हमारे हृदय को प्रकृति से जोड़े रखना चाहिए, प्रकृति को देना चाहिए। परंतु हम सभी प्रकृति के अंग हैं, ये बात हम भूलते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है? प्रकृति हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं प्रकृति हम में शामिल है। ये जो वरदान है ना, ये वरदान हमारे लिए है कि हम अपने हृदय को प्रकृति में लाएं। जबकि हम करते क्या है? असॉर्डेड, इसे अभिशाप बना रहे हैं। हम ये काम कर ही नहीं रहे हैं, हम प्रकृति की अवहेलना कर रहे हैं। ये कवि यहां पर कहीं ना कहीं कहना चाहता है, क्योंकि हम इन चीजों को अनुभव नहीं करते हैं, इन चीजों को चरितार्थ नहीं करते हैं, हमारे जीवन में उतारते नहीं। This sea that bears her bosom to the moon। क्या कहना चाह रहा है कवि? कहना चाह रहा है कि ये जो सामने कहीं ना कहीं समुद्र, हमारी कवि की समुद्र की ओर कवि क्या कर रहा है? एक इशारा कर रहा है। और क्या कह रहा है? बॉसम, बॉसम मतलब होता है छाती, और बेयर्स का मतलब होता है फैलाना, है ना, फैलाना या खोलना। ये जो समुद्र है ना, ये सामने जो समुद्र की लहरें हैं उनकी ओर इशारा करके कवि इस प्रकार बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि सी, ये जो समुद्र है, ये सीना थाने खड़ा है, जो कि चंद्रमा के सामने खड़ा है। किसके सामने? चंद्रमा। चंद्रमा के सामने ये समुद्र इस प्रकार सीना ताने खड़ा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और क्या कह रहा है? अर्थात एक तरह से वो यूं कह रहा है कि समुद्र इतना गर्वित हो चुका है कि चंद्रमा को अपनी छाती दिखा के कह रहा है कि मैं बहुत विशाल हूं। एक तरह से ये भाव यहां कवि का है। The winds that will be howling at all hours। हवाएं जो हर वक्त, ये जो हवाएं है ना, ये हर वक्त क्या करती रहती है? गुंजारती रहती है और आवाज करती रहती है, ऐसी घुर्राती है। क्या कहते हैं? एक तरह से घुर्राना। हॉलिंग का मतलब होता है घुर्राना। एट ऑल आवर्स, कई घंटों तक, है ना, ऐसी सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कहने का मतलब है कि कई घंटों तक ये जो हवा है ना, घुर्राती है। समुद्र के यहाँ जब आप जाते होंगे तो तेज तेज हवाएं आपको लगती है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे ही कवि भी यहाँ पर फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। And are up gathered now like sleeping flowers। क्या कह रहा है? वो हवाएं अब शांत है। अब क्या हो गई है? पहले तो घुर्रा रही थी, पर अब क्या हो गई है? वो सब हवाएं अब गैदर्ड, वो जो उठी हुई हवाएं थी, अब क्या हो गई है? शांत हो गई है। जैसे कि क्या? नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, जैसे कि सोते हुए फूल। हवाओं के लिए विपरीत बात कहीं ना कहीं उन्होंने कह दी कि पहले तो क्या थी? घुर्रा रही थी, पर अब क्या हो रही है? शांत है, सो रही है। जैसे कि ये सब फ्लावर क्या हो गए? जैसे एक फ्लावर जब हिलता डुलता नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे सो रहा है। इस तरह से यहाँ पर हवाओं के लिए बात कहीं ना कहीं कर रहा है। वो क्या कह रहा है? वो इस तरह से बात कर रहा है कि हम भी स्लीपिंग फ्लावर जैसे हो गए, अनुपयुक्त, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन में प्रकृति क्या है? प्रकृति की सारी चीजें जो है ना, वो व्यर्थ हमें प्रतीत हो रही है।
क्योंकि यदि अगर फूल खिलता हुआ और हिलता हुआ अगर हमको लगता है ना, तो लगता है कि प्रकृति कितनी सुंदर है, परंतु जब वही फूल नीचे झूलता हुआ हमको दिखे ना, मुरझाता हुआ, तब कैसा लगता है कि अच्छा फूल नहीं है। उस तरह हम हो गए, उस तरह हमारे भाव हो गए हैं, उस तरह हमारी प्रकृति हो गई है। ये कवि यहां पर हमको समझाना चाह रहा है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। क्या कह रहा है? ये सब चीजों के लिए जो हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। किन चीजों के लिए? प्रकृति के लिए। इन सब चीजों को, प्रकृति से मतलब क्या है? ये जो सी है, ये जो हवाएं हैं, ये जो नेचर है, ये जो फूल हैं, इनको देखने के लिए अब हमारे पास समय नहीं है। वी आर आउट ऑफ ट्यून। हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हम सब क्या हो गए? इन सब सांसारिक चीजों में क्या हो गए? उलझ गए हैं। इन सब सांसारिक चीजों में खो गए हैं। ये कवि का यहां पर कहना है। बेयर्स का मतलब क्या होता है? बेयर्स का मतलब होता है फैलाना। मैं आपको बता चुका हूं। इन मीनिंग की ओर कहीं ना कहीं हमको ध्यान देना होगा। ये मीनिंग एक बार और आप देख लीजिए। बेयर्स मतलब होता है खोलना, फैलाना। बॉसम मतलब होता है छाती, और हॉलिंग का मतलब होता है घुर्राना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। It moves us not, great God. I have rather be. I would rather be. क्या कहना चाहता है? It moves us not. हे परम शक्तिशाली भगवान, इससे हम सब कहीं विचलित ना हो जाए। हे परम शक्तिशाली भगवान, इससे कहीं ना कहीं भी हम जो है ना थोड़े भी विचलित ना हो। और क्या कह रहा है? आई वुड रेदर। और हम बिल्कुल भी इससे प्रभावित ना हो। यदि आप साथ होंगे तो हमको ये सब चीजें प्रभावित नहीं करेगी, विचलित नहीं करेगी। कौन? ये जो प्रकृति है ना, ये। आगे क्या कह रहे हैं? A pagan scalded in a creed outworn. A pagan scalded in a creed outworn. क्या कहना चाह रहा है वो देखिए एक बार। पेगन का मतलब होता है धर्म विमुख होना, धर्म को न मानने वाला। और सकलेट मतलब होता है डूबा हुआ, है ना, जो ज्यादा क्या होता है, एक तरह से कहते हैं ना कि वो खो जाता है, ऐसा। इन अ क्रीड, क्रीड का मतलब होता है मत। आउटवॉर्म, आउटवॉर्म का मतलब होता है चिर परिचित या चिर प्रचलित, ऐसा कह सकते हैं। चिर प्रचलित इसका आउटवॉर्म का मतलब जो है होता है। तो कवि यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ऐसे धर्म में पैदा होना पसंद करूंगा कि कैसा? एक पेगन बनना चाहता हूं, धर्म विमुख, जिसमें कोई रूढ़िवादिता ना हो कि बस यही धर्म सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वो क्या कहना चाह रहा है? मैं ऐसे धर्म में पैदा होना पसंद करूंगा जिसको दुनिया मानती नहीं। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? ताकि मैं वो सब कर सकूं जो खुशनुमा जो है, एक ग्रास लैंड जो होता है उस पर खड़े होकर मैं प्रकृति की झलक देख सकूं। ऐसा कवि कह रहा है। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जो धर्म विमुख इंसान होता है ना, वो कहीं ना कहीं उसको धर्म की चीजें कहीं ना कहीं तकलीफ नहीं देती कि मुझे यही करना है, यही सही है। ये यहाँ पर कवि का मानना है। उसको कोई बंधन नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकता कि कोई काम करने के लिए। अभी हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये ईश्वर को मानना है, तो एक ईश्वर के साथ वो बन जाएगा, उसकी ही आधारशिला को वो करेगा। परंतु यदि व्यक्ति धर्म विमुख हुआ तो वो प्रकृति को और ज्यादा करीब जाएगा, उसे पहचानने की कोशिश करेगा कि वास्तव में सही चीजें है क्या। तो वो इसके साथ प्रकृति को खोजने की कोशिश करता है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं कवि का मत है। इस तरह से वो चाहता है कि मैं प्रकृति को समझूं, इन धर्म की चीजों में नहीं उलझूं। ऐसा कहने का मतलब है, एक लाइन में अगर हम इसको समझे कि धर्म की चीजों को न समझते हुए मैं प्रकृति को समझने के लिए तत्पर रहूं, ऐसा मैं करना चाहता हूं। इसलिए मैं एक आउटवॉक, इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं? ऐसी जगह खड़े होकर प्रकृति को निहारना चाहता हूं। So might I standing on this pleasantly. क्या कहना चाह रहा है? अर्थात मैं एक तरह से नास्तिक बनकर, क्या कहना चाहता है? वो नास्तिक बनना चाहता है। प्लीजेंट मतलब होता है सुहावना, और ली मतलब क्या होता है? चारागाह। इसलिए मैं एक तरह से
नास्तिक बनकर, प्रकृति के करीब होकर सुंदर बंदरगाह पर खड़ा होना चाहता हूं, एक सुंदर जगह पर खड़ा होना चाहता हूं जिससे प्रकृति की एक खुशनुमा झलक को चारागाह बनकर मैं देख सकूं। एक चारागाह होता है ना, वो जब गायों को चराता है या जानवरों को जब चराता है तो प्रकृति को कितने अच्छे से वो निहार सकता होगा, वैसा मैं कर सकूं, ऐसा यहाँ कहीं ना कहीं कवि का मत है। Having glimpse that would make me less forlorn। क्या कहना चाह रहा है? खड़े होकर एक झलक देख लो, glimpses, एक झलक, केवल एक झलक चाहिए, वो झलक देख सकूं प्रकृति की जो मेरी किसको दूर कर सके, तन्हाई को दूर से कर सके। फॉरलॉर्न मतलब होता है परित्यक्त, है ना, उसको छोड़ सकूं मैं, उस तन्हाई को छोड़ सकूं, ऐसा वो कहीं ना कहीं कह रहा है, कहना चाह रहा है। एक बार सारे मीनिंग्स को हम देख ले। पैगन धर्म विमुख होना, जो धर्म को नहीं मानते हैं उनकी बात हो रही है ना। क्रीड का मतलब मत होता है, ये मैं बताना भूल गया था। आउट वॉर्म चिर परिचित, और प्लीजेंट मतलब सुहावना होता है। ली मतलब चारागाह, फॉरलॉर्न मतलब अनिश्चित या परित्यक्त व्यक्ति कोई ना। इस तरह से यहाँ पर ये पूरा हमारा स्टेंजा हुआ है। सेकंड देखते हैं, लास्ट जो हमारा पार्ट बचा हुआ है, हैव साइट ऑफ पोर्टियस राइजिंग फ्रॉम द सी। क्या कहना चाहे? अब यहां पर जो ये पोर्टियस जो है ना, ये कौन है? ये भविष्य बताने वाला देवता है। एक तरह से कह सकते हो आप कि वो समुद्र देव है, समुद्र के देवता। और यहां पर नीचे दूसरी लाइन में एक वर्ड आया है ट्रीटन। ये ट्रीटन कौन है? ग्रीक के गॉड हैं। और ये जो है ना, ये जो पोर्टियस है ना, इनके क्या है? बेटे हैं। ठीक है। वृद्ध मतलब जो है गुथा हुआ होता है। ठीक है, देखते हैं क्या मीनिंग निकलता है हमारे पूरे इस सेंटेंस का या इस पोयम की लाइन का। हैव साइट ऑफ पोर्टियस राइजिंग फ्रॉम द सी। कवि कहता है कि ग्रीक प्रोटियस जो है, सी गॉड जो है, वो क्या कहता है? समुद्र से उठता हुआ उनको मैं देखना चाहता हूं। और क्या कहना है? और वो यूं कह रहे हैं, or hear all Triton blow his breathed horn। और क्या कहना चाहता है? दूसरा वर्ड ट्रिटन को वो शंख बजाते हुए देखना चाहता है, जो शंख बजाकर वो समुद्र को काबू करते हैं, उसको देखना चाहता है। कौन देखना चाहता है? कवि देखना चाहता है। ये हमारा यहाँ पर चैप्टर था, और आज जो है ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। आपको आशा है ये पसंद आया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आगे भी आप ऐसे ही मेरे सारे वीडियो देखते रहेंगे, मैं आपके लिए और भी चैप्टर लाता रहूंगा।